ये पेज नंबर बताएगा कौन सा? पेज नंबर 282 निकलेगा। ये एक छोटा सा क्वेश्चन होमवर्क दिया था कल, कंप्लीट हो गया। इधर पास है। ये सेकंड लास्ट पैराग्राफ पढ़ा था तो जरा एक नजर वहीं से शुरू करेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मेरी आवाज आ रही? सेकंड लास्ट पैराग्राफ है। ये क्लियर हो गया था प्लीज? क्या पढ़े थे सर जी? अगर पिछले साल में कोई ऑपरेटिंग सेगमेंट था, लेकिन वो अभी भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस साल क्राइटेरिया मीट ना होने की वजह से वो रिपोर्टेबल नहीं बन सका, तो क्या मैनेजमेंट उसे भी डिस्क्लोज कर सकती है? नेक्स्ट पैराग्राफ से, if an operating segment is identified as a reportable segment in the current period in accordance with the quantitative thresholds, पिछले साल नहीं था, इस साल 10% रूल की वजह से रिपोर्टेबल सेगमेंट बन गया, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। कितने अरसे की, जितने अरसे की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रहा है, तो पिछले साल का फिर इसका कंपैरेटिव अवेलेबल होगा। सर ये अवेलेबल होगा सर? नहीं होगा सर, बनाना पड़ेगा। पिछले साल रिपोर्टेबल ही नहीं था, करंट ईयर में रिपोर्टेबल बना, तो क्या कंपैरेटिव फिगर्स फिर पिछले साल की भी बनानी पड़ेंगी, इस साल की भी बनानी पड़ेंगी। If an operating segment is identified as reportable segment in the current period in accordance with the quantitative thresholds, इस साल बना, segment data for the prior period presented for comparative purposes shall be to reflect the newly reportable segment as separate segment, even if that segment, हो सकता है पिछले साल क्यों नहीं बनाया आपने? लेकिन अगर पिछले साल आप क्राइटेरिया मीट नहीं भी कर रहा था, तब भी आप क्या करेंगे? पिछले साल की भी कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन बनाएंगे, अनलेस वो अवेलेबल ना हो, अलग इंफॉर्मेशन वो अवेलेबल ना हो, या उसे डेवलप करना कॉस्ट इफेक्टिव ना हो, तो फिर आप क्या करेंगे? कंपैरेटिव फिगर्स बताने की बजाय बस शेयर होल्डर्स को ये बता देंगे कि पिछले साल की इंफॉर्मेशन या तो अवेलेबल नहीं है, और या अगर अवेलेबल करने की कोशिश करेंगे तो कॉस्ट एक्सेसिव इंकर हो जाएगी। अगर अपने लफ्जों में रिपीट करने, इस पैराग्राफ में क्या पढ़ा? अगर कोई रिपोर्टेबल सेगमेंट्स करंट ईयर में बना, लेकिन पिछले साल में क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड मीट करने की वजह से नहीं बन सका था, तो करंट ईयर में तो आप डिस्क्लोज करेंगे, लेकिन फिर पिछला कंपैरेटिव भी देना है, तो फिर पिछला भी आपको करंट ईयर में डेवलप करनी पड़ेगी इंफॉर्मेशन। तो अगर तो वो नहीं है या उसे बनाना मुश्किल है, फिर तो ठीक है, वरना फिर कंपैरेटिव भी देंगे। ठीक है,
नेक्स्ट पेज पर अब नेक्स्ट ये कि कितने के रिपोर्टेबल सेगमेंट होने चाहिए। कितने को होने चाहिए? जितने बन सकते हैं, जितने क्राइटेरिया मीट हो जाएंगे। लेकिन स्टैंडर्ड ही कहता है IFRS 8 does not set an upper limit as to the number of operating segments that should be separately reported. तो मैक्सिमम लिमिट उसने बताई तो नहीं है। However, standard set out that if number of separately reported segment exceed 10, अपने जरा जरा कॉलम्स लाएं जरा, बता अगर 10 से ज्यादा कॉलम बन जाएंगे तो शायद ये इंफॉर्मेशन टू मच डिटेल्ड हो जाएगी, और फिर अगर कोई उसे पढ़ना चाहेगा तो उसे लगेगा ये तो बहुत मुश्किल काम है। तो उसने ये तो नहीं कहा यहाँ कि कितने सेगमेंट्स बस मैक्सिमम बनाने हैं, लेकिन वो शायद क्या कहना चाह रहा है कि 10 से ज्यादा हो जाएंगे तो इंफॉर्मेशन टू मच हो जाएगी, और अगर इंफॉर्मेशन टू मच महसूस हो तो फिर शायद साथ वाले को कहेंगे यार आप ही पढ़ लो। तो मैक्सिमम कितने कॉलम? नहीं 10 तो ये होंगे, फिर एक तो अदर्स वाला भी होगा, फिर टोटल भी होगा, तो 12 तो फिर भी बन जाने। लेकिन 10 किसके? तो बहरहाल ये स्टैंडर्ड का रूल नहीं है कि 10 से ज्यादा होने नहीं चाहिए, लेकिन शायद वो कहना चाहता है कि 10 से ज्यादा अगर होंगे तो इंफॉर्मेशन जरा ज्यादा हो जाएगी और लोग शायद इसमें इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। लास्ट पढ़े सर। If an entity changes the structure of its internal organization in a manner, ब्रैकेट पढ़ेगा, लेट्स assume आप 2020 तक जब अपना डिस्क्लोजर बनाते थे रिपोर्टेबल सेगमेंट्स का, तब प्रोडक्ट्स की बेस पे बना रहे, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, सी, डी वगैरह, क्योंकि आपका चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर जो था वो प्रोडक्ट्स की बेस पर डिसीजन मेकिंग कर रहा था। ये बढ़ ज्यादा रहता है सर। लेकिन सपोज 2021 में आपकी मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि अब हम प्रोडक्ट्स की बजाय ज्योग्राफिकल एरियाज की बेस पे रिपोर्टेबल सेगमेंट्स आइडेंटिफाई किया करें। मींस फॉर एग्जांपल एशिया बिजनेस, यूरोप बिजनेस, मींस कहां से कहां चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट से ज्योग्राफिकल एरियाज में, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। वाइस वर्सा क्या? अब 2021 में फॉर एग्जांपल आपने ये रीजन्स की बेस पे अपनी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की है, अब कंपैरेटिव किसकी बेस पे बना होगा? प्रोडक्ट्स की बेस पे। तो कंपैरेटिव अब आपको रीस्टेट करना पड़ेगा रीजन्स की बेस पे, और अगर आपने रीजन से प्रोडक्ट की तरफ आना शुरू किया इस साल तो कंपैरेटिव किस बेस पे बना होगा? तो फिर रीजन्स को प्रोडक्ट्स की तरफ लेके आना पड़ेगा। तो अगर एंटिटी का इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बदल रहा है, अब जरा पढ़ लें मेरा ये बात। If an entity changes the structure of its internal organization in a manner that causes the composition of the reportable segments to change, the corresponding information for earlier periods shall be restated unless information is ideal क्या है कि रीस्टेट की जाए, लेकिन अगर वो मुश्किल है बनाना, अवेलेबल नहीं है या कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, तो फिर आप शेयर होल्डर्स को बस क्या बता देंगे 2021 में आप रीजन्स की बेस पे बस बना देंगे और बस ये कह देंगे कि 2020 की इंफॉर्मेशन रीजन्स की बेस पे बनाना हमारे लिए प्रैक्टिकल नहीं है, और अगर हम बनाने की कोशिश करेंगे तो कॉस्ट ज्यादा लग जाएगी। ठीक हो गया? जी सर। अगर फॉर एग्जांपल इनकम स्टेटमेंट आप 2021 और 2020 की दे रहे हैं फिर तो एक ही साल, लेकिन अगर इनकम स्टेटमेंट में कंपैरेटिव 19 भी है, प्लीज हमने कल पढ़ा था यार, कितना अर्सा कंपैरेटिव देना, पेज नंबर 280 के स्टार्ट को पढ़ा। Entry shall disclose the following for each period for which the statement of comprehensive income is presented. Normally तो comparative कितने अर्से का होता है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल पिछले सारे साल comparative में आ रहे हैं तो पिछले सारे सालों को रीस्टेट करना पड़ेगा। तो नॉर्मली बाय डिफॉल्ट कंपैरेटिव पिछला एक ही साल होता है, अनलेस देयर इज इंफॉर्मेशन कि उससे पिछले साल भी डिस्क्लोज हो रहे हैं। तो पिछले सारे साल फिर प्रेजेंट करने हैं आपने, जितनी भी आप जितने पीरियड्स की आप इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं। एक नजर जरा पढ़ के जरा अपने लफ्जों में जरा बता दो कि क्या बात हुई लास्ट पैराग्राफ।
बादल कोई कंफ्यूजन वाली बात हो ना प्लीज। तो जब भी कभी रिवीजन करें बादल इन पे इनको रट्टा तो नहीं लगाना, लेकिन थोड़ा सा इनका आइडिया इस एंगल से जरूर होना चाहिए कि अगर कोई लिखना पड़ जाए ऐसे ही तो आप अपने लफ्जों में लिख सकें। वो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। एक क्वेश्चन ढूंढना जरा, थोड़ा सा आगे जाए। पेज नंबर 458। क्वेश्चन नंबर 3 देखें जरा। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आते हैं प्लीज। रोशनी लिमिटेड a listed company and is engaged in manufacturing of textile products। रिक्वायरमेंट पड़ेगा। prepare list of errors and omissions in the above disclosure। आपको पता है डिस्क्लोजर कैसे बनता है, किस किस का डिस्क्लोजर होता है? तो आपसे मांग रहा है कि कौन से एरर्स हमें बनाते हैं और कौन सी चीजें छोड़ दी गई हैं अबव डिस्क्लोजर को बनाते हैं। रीड्राफ्टिंग ऑफ डिस्क्लोजर इज नॉट रिक्वायर्ड। आपसे ये रिक्वायर्ड नहीं कि आप दोबारा डिस्क्लोजर बनाएं, आपसे सिर्फ क्या मांगा जा रहा है, सिर्फ मिस्टेक्स आइडेंटिफाई की जाए। तो पढ़ेंगे फर्स्ट। रोशनी लिमिटेड is a listed company and is engaged in the manufacturing of textile products। RL generates 30% of its revenue from exports to Middle East, out of which 60% are made to only one customer, that is Hakeem Limited। ये ठीक है। RL has various operating segments, लेकिन वैसे मेजर कस्टमर कौन होता है? तो ये आपने सही सेंटेंस की वैसे भी पढ़ा। जरा जाए जरा जहाँ 10% नजर आया था, ढूंढे था पीछे। 10% वाला सेंटेंस जरा पेज नंबर बताइए। सर प्लीज यार, सर सॉरी सर, प्लीज सॉरी। पेज नंबर 281 पे ढूंढेंगे। 10% of what? Entities revenue। तो मेजर कस्टमर का डिस्क्लोजर देना है, लेकिन मेजर कस्टमर बनेगा कैसे? टोटल रेवेन्यू से हम मीनिंग क्या है? किसके रेवेन्यू की बेस पे क्या देखना? 10% और मोर ऑफ द एंटिटीज रेवेन्यू, मतलब बिजनेस एज अ होल का रेवेन्यू का 10% देते हैं। तभी शायद आपने डायरेक्टली क्या देखा, दोबारा पढ़ लेते सर। जाने तो नेम की कहाँ बात हुई है सर, तो बना के सर रिलैक्स। पहले पूरा पढ़ लें वैसे, ठीक है, नजर पढ़ के आ गए 10% मोर, बाकी देखते हैं अभी ये 10% मोर है कि नहीं। RL has various operating segments। RL has various operating segments. Apart from the external sales, some of these segments makes internal sales as well। Following amounts have been extracted in the RL's financial statements for the year ended 30th June 2020। Revenue, operating expenses, profit before tax, total assets, total liabilities। Draft financial information is reported internally to the chief operating decision maker of each segment। However, following disclosure on operating segments is prepared for inclusion in the
Notes of financial statements for the year ended 30th June 2020. ये ऊपर क्या बना हुआ है? ये ऊपर फिगर्स है नहीं, ऊपर ये जो ऊपर इंफॉर्मेशन है, रेवेन्यू, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज, ये शायद एंटिटी की फिगर्स हैं और डिस्क्लोजर नीचे है। तो डिस्क्लोजर आपने भी सही बनाया, घर भी बनाया, जरा देखें सही बना हुआ। और एरर रेमिडियल्स ढूंढना है हमने, किस किस चीज का डिस्क्लोजर बनता है। ट्रेडिंग सेगमेंट के रिजल्ट्स का बनता है और नंबर 2 रिकंसिलिएशन बनती है। तो रिकंसिलिएशन नजर आ रही है, वो कैसे बनती है? रिपोर्टेबल सेगमेंट्स को इकट्ठा किया जाता है। पहले तो ये देखें ये क्या बना लग रहा है, तो किस किस को रिपोर्टेबल बनाया हुआ और बाकी जो है उनको अदर्स लिखा हुआ है, टोटल किया हुआ है। तो ये इनिशियल डिस्क्लोजर में खला बना हुआ है। अब जरा पेन पकड़े हाथ में, रजिस्टर रखने साथ, कोई ना कोई लिस्ट बना लो। जी सर, पहले तो ये डिस्क्लोजर एज इट इज देखें सर, कोई हेल्प करें काइंडली, अपना नॉलेज अप्लाई करें जी। एक्सटर्नल रेवेन्यू, इंटर सेगमेंट रेवेन्यू भी डिस्क्लोज होता है, क्या वो है भी सर? ऊपर जाए थर्ड लाइन फर्स्ट पैराग्राफ, सम ऑफ दीज सेगमेंट्स मेक इंटरनल सेल एज वेल, करते तो हैं लेकिन डिस्क्लोजर में नजर नहीं आ रहा। तो पहली गलती आइडेंटिफाई करें, रेवेन्यू फ्रॉम, रेवेन्यू फ्रॉम इंटर सेगमेंट, the revenue from inter-segment sales have not been identified, have not been presented. हम कैसे लिखें, लिखा तो नजर ही नहीं आ रहा। Inter-segment sales are not separately presented. ठीक है जी, पहला दूसरा बताइए जी। नहीं वो पहले जो अपेरेंट नजर आ रहा है वो करना, ठीक है चलें। टोटल भी नजर नहीं आ रहा, टोटल भी होता है कुछ तो सीधे सीधे नजर आ रहा है यार, वो तो पहले फाइनल करना। लाइबिलिटी से पहले बीच में एक नेट इंटरेस्ट नजर आ रहा है, कल आपने वो डिस्क्लोजर पढ़ा, इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट इनकम नेट नहीं होनी चाहिए, अलग अलग प्रेजेंट होनी चाहिए। तो टोटल नहीं है, एक तो टोटल भी होना चाहिए, टोटल रेवेन्यू। नंबर 3, interest should be separately shown as interest income and interest expense. नेट इंटरेस्ट समझ आ रहा है ना वैसे क्या मतलब, किस किस को नेट हो गया, तो याद आ रहा है मुझे, टेबल सा कल दिखाया था मैंने। प्रॉफिट डिस्क्लोज होता है, एसेट्स डिस्क्लोज होते हैं, कुछ और भी डिस्क्लोज होता है, लाइबिलिटीज भी डिस्क्लोज होती हैं। ये हम क्या देख रहे हैं इस वक्त, डिस्क्लोजर देख रहे हैं। तो तीसरी चीज या चौथी मेन चीज क्या होगी, liabilities have not been presented. ठीक है सर, किसकी लाइबिलिटीज, सेगमेंट वाइज लाइबिलिटीज है, टेबल सेगमेंट्स नॉन, और भी है सर काफी सारे। रिपोर्टेड
1010 plus 560 divided by external revenues है multiplied by 100. कौन सा नहीं हो रहा, तो क्या होना चाहिए? अदर सेगमेंट्स में से कुछ और को रिपोर्टेबल बनाना चाहिए. ये भी वर्किंग लिखो. कितने परसेंट होता है? कम से कम कितना होना चाहिए? तो और मिस्टेक क्या हुई है? 75% rule is not applied. The entity must identify some other operating segments as reportable to comply with this 75% rule. ठीक है सर? कितने हो गए? एक दो और पेरेंट नजर आ रहा है, ढूंढने जरा. नहीं, वो तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं हमारे पास. नहीं, टोटल गलत शायद नहीं है, टोटल रिकंसाइल होना चाहिए. ये देखें सर जी, टोटल्स मैच कर रहे हैं. रेवेन्यू का मैच कर रहा है सर. किससे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, एसेट्स मैच ना करने की कोई वजह पता है आपको? नहीं यार, मतलब एसेट्स मैचिंग तो सेगमेंट से आपको बता. हेड ऑफिस के एसेट्स या अगर कोई ऐसा मतलब अदर देन रिपोर्टेबल सेगमेंट, ऑपरेटिंग सेगमेंट के अलावा अगर कोई एसेट्स है, हेड ऑफिस के एसेट्स जो लॉस आप रिकंसाइल कर रहे हैं, तो वो कहाँ प्रेजेंट होता है? रिकंसिलिएशन. तो रिकंसिलिएशन नहीं बनी हुई, ये भी एक मिस्टेक है. रिकंसिलिएशन हैज नॉट बीन प्रिपेयर्ड एंड एसेट्स आर नॉट रिकंसाइल्ड विद द एंटिटीज एसेट्स. ये लिखते रहे गांधी आप, आई होप के लिख रहे हैं. ग्रॉस प्रॉफिट तो मेरे ख्याल डिस्क्लोज में नहीं था. देखिएगा जरा. वो असल में तीन चीजें हो गई. एक है आइडेंटिफिकेशन, एक है ऑपरेटिंग सेगमेंट के रिजल्ट्स, और फिर एक है रिकंसिलिएशन. तो डिस्क्लोजर वो दो हैं. उन डिस्क्लोजर में ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है. Reconciliation has not been prepared and assets are not reconciled. Liabilities तो वैसे ही डिस्क्लोज नहीं ना हुई. Liabilities का तो डिस्क्लोजर नजर ही नहीं आ रहा. Reconciliation में भी होना आना चाहिए. प्लीज मेरा ख्याल है एक अच्छी सी रिवीजन हो रही है होपफुली. अब आने फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर. ये हकीम लिमिटेड साहब, डेफिनेटली इनका नाम तो नहीं बताना, लेकिन जरा चेक करें क्या ये मेजर कस्टमर हैं भी. लेकिन कैसे हैं जरा देख के बताएं. 30% हाँ जी, जरा गौर से जरा सेंटेंस पढ़ाइए एक बार. RL generates how much percent from exports to Middle East? उस 30% का 60%. अब ये कैसे पता चलेगा? हाँ जी, 30% का 60%, तो 18% क्या है फिर? बिजनेस के टोटल रेवेन्यू का 10% से ज्यादा होना चाहिए था. तो ये जो 60% है, किसका 60% है? एक्सपोर्ट्स का 60% है. लेकिन क्या बिजनेस की एज अ होल का ये 10% ज्यादा बनता है सर? तो क्या इसका भी डिस्क्लोजर होना चाहिए? ये जरा दोबारा देखें पेज पर. डेफिनेटली नाम नहीं बताना, लेकिन क्या क्या बताना है जरा देखें जरा पढ़ के. सबसे पहले ये बताना है कि हाँ हमारा कोई मेजर कस्टमर है. नंबर 2, फिर उसका रेवेन्यू कितना है. अगर उसकी अमाउंट नहीं है मेरे, सिर्फ परसेंटेज अपने, हाँ इसकी सेगमेंट से रिलेटेड सेगमेंट का नाम बताना. तो शायद इस वक्त कोई, वैसे तो प्रोडक्ट्स के एंगल से नीचे अरेंज हुआ हुआ, तो कस्टमर अब किस सेगमेंट का है ये भी इंफॉर्मेशन है सच नहीं है. ये तो पता है कि शायद एक्सपोर्ट हो रही है सर, मिडिल ईस्ट में ही है, लेकिन किस सेगमेंट में इसकी सेल है. स्पिनिंग की सेल इसे होती है या वीविंग की सेल होती है, ये पढ़ना जरा काइंडली. अमाउंट निकाल लेते हैं. चलो हाँ ठीक है. 2530 इंटू 18% होना चाहिए, या 30 इंटू 60 करने सॉल्व. 455.4. पहले देख के बोल तो दें डिस्क्लोज करना क्या क्या. फैक्ट का मतलब क्या है?
कोई इंग्लिश में सेंटेंस ना बनाया जरा इसका। there is a major customer to which to whom more than 10% sales are made, मतलब ये इफेक्ट बताना है आपको। नंबर 2 देखिए जरा, अमाउंट ऑफ रेवेन्यू शायद, तो अमाउंट ऑफ रेवेन्यू 455.4। अरे ये डिस्प्ले हमने लिखना भी नहीं है, ये नीचे रिक्वायरमेंट में बताना चाहिए, हमने ये लिखना नहीं है, हमने ये बताना है कि मेजर कस्टमर वाला डिस्क्लोजर नहीं हुआ और उस समय ये बता देना चाहिए। समझ आ रही मेरी बात? और थर्डली की सेगमेंट से रिलेटेड है, वो मेरा ख्याल है कि शायद इंफॉर्मेशन नहीं, आप बताएं क्या इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ सेगमेंट्स असल में डिपार्टमेंट्स के नाम से बने हैं, तो किस सेगमेंट में स्पिनिंग्स में उसकी सेल है या वीविंग में उसकी सेल है, ये शायद इंफॉर्मेशन नहीं। ये तो पता है कि वो एक्सपोर्ट उसे की जा रही है, लेकिन हम अपने सेगमेंट्स को इस वक्त रीजन्स में डिस्क्लोज नहीं कर रहे। अगर रीजन्स में होता तो फिर मिडिल ईस्ट आना चाहिए था शायद। तो इस वक्त हमारा सेगमेंट मींस स्पिनिंग की सेल में इसकी सेल शामिल है या वीविंग में शामिल है या कोई अदर्स में शामिल है। अदर्स में भी हो सकती है, ये इस वक्त 10% वाला कोई ये जरूरी नहीं कि रिपोर्टेबल सेगमेंट्स में ही हो। तो किस सेगमेंट में शामिल है वो भी डिस्क्लोज होना चाहिए, लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन में इस क्वेश्चन में नहीं। तो जरा देखने का कौन कौन सा डिस्क्लोज, क्या क्या रह गया आपके ख्याल में, बोल दो सीक्वेंस को। सबसे पहले इंटर सेगमेंट सेल्स नजर नहीं आ रही, टोटल रेवेन्यू नजर नहीं आ रहा, इंटरेस्ट सेपरेट नजर नहीं आ रहा, लायबिलिटीज डिस्क्लोज नजर नहीं आ रही, 75% रूल अप्लाई नहीं होता नजर आ रहा, रिकंसिलिएशन नहीं बनी हुई, एसेट्स रिकंसाइल नहीं हुए, मेजर कस्टमर का डिस्क्लोजर मिसिंग है। काफी हो गया बस। जी टेबल के नीचे अंग्रेजी में आएगा, जी अंग्रेजी में है। देन सर जी जरा दो तीन बातें और जरा वैसे देख लें, डेफिनेटली वो शायद ना भी लिखें तो ठीक है, लेकिन जरा जिसमें कल टेबल पढ़ रहे थे कौन सा पेज, डिस्क्लोज का पेज नंबर क्या है? 280 में ये जो टेबल साइड पढ़ा था उसमें और भी मटेरियल इंफॉर्मेशन है, अगर कोई दो तीन याद आ जाए तो शायद वो बताई जा सकती है। ये ढूंढे जरा, डेप्रिसिएशन का भी होता है डिस्क्लोजर अगर इंफॉर्मेशन हो तो। डेप्रिसिएशन है बोलने जरा वैसे ही ताकि याद हो जाए जरा, यहाँ चाहे ना भी लिखे, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन है, अदर मटेरियल नॉन कैश आइटम बैड डेट्स वगैरह का, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट है, इनकम टैक्स है, नीचे फिर इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट बनी है। तो तीन चार चीजें वैसे ही एक्स्ट्रा भी जहन में रख लीजिएगा, ठीक है, जिन्हें कल हमने शायद टिक भी लगाया। बारल कोई कंफ्यूजन नहीं प्लीज। देन वापस आते हैं जरा उसी उधर ही जहाँ पे हम पढ़ रहे थे, पेज नंबर कौन सा उसके नीचे दो क्वेश्चंस लिखे हुए, एमसी क्वेश्चन ये रखना होमवर्क वाला, दो क्वेश्चन जो क्वेश्चन 1 2। अब इसमें से बेटा इसी तरह की चीजें समटाइम में मिक्स होकर भी क्वेश्चन आ जाता है, वो फिर हम जब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो उसको डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में इसी पेज पे, पेज नंबर 283 पे सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन नंबर 1 2। कुछ टाइम दिया उसे आईएएस 12 को, तो आईएएस 12 की तरफ वापस सर हमने थोड़ा सा जाना, तो ये दो क्वेश्चन जरा होमवर्क रखना कर लेंगे सर, ये छोटे छोटे टॉपिक साथ साथ कीजिएगा। तो मीन वाला है जरा आईएएस 12 की एक वेरिएशन और जरा पढ़ लें एक दो दिनों में। कौन कौन से टैक्सेस हैं? पेज नंबर ढूंढने कैंडी 418। ऑनलाइन स्टूडेंट्स जरा मेरे साथ रहना कैंडी की तरफ, मेरे ख्याल कुछ दिन लग जाने अब तक बुक आता है।
तो प्लीज जब भी मैं कहूँ कि पिछला कुछ रिवाइज करें तो वो कंपलसरी इसलिए है कि नेक्स्ट टॉपिक्स में मिक्स हो जाना, और जैसे जैसे हमने आगे चलते जाना वही पुराने टॉपिक्स में नई चीजें ऐड होकर भी आते जाना। तो क्या लिखा नजर आ रहा है सर? रिवैल्यूएशन विद टैक्स इफेक्ट्स। बल्कि सबसे पहले तो आज एक घर जाके जो काम करना है वो आपने ये है कि रिवैल्यूएशन में अज्यूम ना कर बैठूं कि आपको याद है। वॉल्यूम 1 ये कुछ रिवैल्यूएशन के ना एक क्वेश्चन, एक कम से कम क्वेश्चन पिछला रिवाइज करना जरा जाके। वॉल्यूम 1 में पेज नंबर नोट करें जरा। तो एक सवाल काइंडली जो मैं बताने लगूंगा जरा सॉल्व करना हाथ से। सरप्लस, ट्रांसफर, डिस्पोजल, ये सारी चीजें याद रिवाइज होनी चाहिए। पेज नंबर 139 है वॉल्यूम 1 में, उसमें एक पुराना क्वेश्चन वो देख लीजिएगा मेरे को सामने। तो एक वो पेज नंबर 139 एक नजर रिवाइज करने से। फिलहाल इस तरह करें कि कम से कम रिवैल्यूएशन सरप्लस की एंट्री सुना दें। रिवैल्यूएशन लॉस की एंट्री, सरप्लस ट्रांसफर की एंट्री, सरप्लस डेबिट रिटेलर नहीं क्रेडिट। सरप्लस एनुअली भी ट्रांसफर होता है और डिस्पोजल पे भी, अगर पर्सन साइलेंट हो तो एनुअली ट्रांसफर होता है। आइए आपके सामने एक वर्किंग छोटी सी हुई पेन पकड़े हाथ में, हमने समझना क्या है पहले मेरे ख्याल वही बात होता है। 1 जनवरी 2018 एक डेट है। कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस और डिफरेंसेस कैलकुलेट हुए हैं। फॉर एग्जांपल कोई मशीनरी है सपोज, उसकी कॉस्ट है, लिखना जरा साथ मशीनरी। लेट्स अज्यूम कोई मशीनरी है जो कितने की खरीदी आपने? 5 लाख की। एक एंट्री सुना दो। लेट्स अज्यूम उसकी अकाउंटिंग और टैक्स डेप्रिसिएशन 5 इयर्स की बेस पे। क्या ये डिफरेंस हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है? लेकिन हमने इस वक्त जो डिफरेंस पढ़ना है वो जरा रिवैल्यूएशन की वजह से पढ़ना है, इसलिए सपोज डेप्रिसिएशन में लाइफ में कोई डिफरेंस नहीं था, तो देयरफॉर एक साल गुजर गया, जरा साथ साथ चलते रहिएगा। 5 लाख डिवाइड बाय 5, अकाउंटिंग और टैक्स डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होंगे। आफ्टर 1 ईयर carrying amount is 4 lakh and tax base is also 4 lakh, which means difference नहीं है। डिफरेंस ना होने का मतलब डेफर्ड टैक्स ही हो। अपने अपनी बुक से करनी पड़ना साथ साथ, इनके पास ऑप्शन अवेलेबल है बुक से जरा साथ साथ। व्हाट इज जीरो? डिफरेंस इज जीरो, देयरफॉर डेफर्ड टैक्स इज जीरो। डेफर्ड टैक्स कब होता है? कौन सा डिफरेंस, टेम्परेरी या परमानेंट? देन सपोज 1 जनवरी 2019 वाले दिन अकाउंटिंग में रिवैल्यूएशन कर ली गई और सपोज फेयर वैल्यू थी 4,20,000, कैरिंग अमाउंट है 4 लाख, सेकेंड ईयर के स्टार्ट पे है ये। व्हाट इज कैरिंग अमाउंट? 4 लाख, रिवैल्यूएशन फेयर वैल्यू 420, डिफरेंस 20,000 surplus, entry there is no concept of revaluation in income tax ordinance. साथ है सर, कहाँ रिवैल्यूएशन हो गई कहाँ नहीं हुई? कैरिंग अमाउंट में हो गई, अकाउंटिंग में रिवैल्यूएशन हो गई और टैक्स में रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट नहीं। क्या इस वजह से फिर कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस में डिफरेंस आ गया? टैक्स बेस 4 लाख एज इट इज रह गई और कैरिंग अमाउंट 4 लाख
20,000 हो गई। डेप्रिसिएशन का डिफरेंस तो नहीं था, लेकिन रिवैल्यूएशन की वजह से कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस में डिफरेंस आ गया। सबसे पहला सवाल जो है, और ये शायद डिसाइडिंग क्वेश्चन है, कि क्या ये जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है टेम्परेरी है या परमानेंट? अब इसी को फाइनल करना है जरा सीधा। तो मैंने जरा कुछ फिगर्स आपके सामने हाईलाइट किए, 420 एंड 4 लाख। इनको जरा वैसे ही देखें जैसे हम बचपन में देखते थे। टेम्परेरी और परमानेंट का पता कैसे चलता था? टैक्स इफेक्ट है तो टेम्परेरी है, और अगर फ्यूचर में कोई टैक्स इफेक्ट नहीं आना। 4,20,000 reflecting future accounting depreciation. So what will be future accounting depreciation? What will be future tax depreciation? कौन सी depreciation ज्यादा है, therefore कौन सी कम है? तो टैक्स depreciation अगर कम होगी तो taxable profits ज्यादा होने की वजह से deferred tax liability बनेगी। What is future accounting depreciation? What is future tax depreciation? Tax depreciation कम है by rupees 20,000, जिसके वजह taxable profits ज्यादा होने से फिर टैक्स फ्यूचर का बढ़ेगा, तो deferred tax liability। तो सबसे पहले तो ये डिसीजन यहाँ फाइनल हो जाना चाहिए कि ये डिफरेंस परमानेंट है या टेम्परेरी है, ताकि बाद में फिर ये कंफ्यूजन ना रहे। क्योंकि अगर टेम्परेरी है तो डेफर्ड टैक्स होना है, और अगर टेम्परेरी डिफरेंस नहीं है तो फिर डेफर्ड टैक्स का इम्पैक्ट खत्म होता है। तो प्लीज टेम्परेरी है या परमानेंट है? क्या होता है टेम्परेरी? फ्यूचर में या तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा या कम देना पड़ेगा। अगर फॉर एग्जांपल लॉस आ रहा है, लेट्स से 20 लॉस हो, नहीं एक मैं वो भी देख रहा, फिर कैरिंग अमाउंट हो जाएगी 380। तो व्हाट विल बी फ्यूचर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन? टैक्स डेप्रिसिएशन। टैक्स डेप्रिसिएशन में ज्यादा होगी, टैक्सेबल प्रॉफिट्स कम होने से टैक्सेबल होगी। तो चाहे लॉस हो चाहे सरप्लस हो, इट इज अ टेम्परेरी डिफरेंस, एंड टेम्परेरी डिफरेंस अगर है तो फिर डेफर्ड टैक्स है। ठीक है, ठीक हो गया यहाँ तक? लेकिन बेटा इसके फौरन बाद जो एक वर्किंग लिखी हुई है, जिस दिन रिवॉल्यूशन हुई उसी दिन एक वर्किंग लिखी हुई है। हमने ये वर्किंग कभी ऐसे नहीं की, हमने हमेशा ये वर्किंग ऑफ डेफर्ड टैक्स कब की है? ये एज ऑन की है। ईयर एंड पे देखते हैं, फिर पिछले साल के ईयर एंड पे जो बैलेंसेस होते हैं उसको ब्रॉड डाउन बना लेते हैं, और ब्रॉड डाउन और कैरेट डाउन के डिफरेंस से फिर फॉर द ईयर निकालते हैं। हमने हमेशा डेफर्ड टैक्स की वर्किंग किस डेट पे की है? एज ऑन की है ईयर एंड पे। तो ये जो इस वक्त आपके सामने एक वर्किंग है, फिलहाल इसको एक क्वेश्चन मार्क अपने लगाना, क्योंकि हम इस वर्किंग से प्लीज यूज टू नहीं है। ये किस डेट पे डिफरेंस लेके वर्किंग की हुई है? मीन्स उसे कैरिंग अमाउंट थी 4 लाख, रिवैल्यूएशन हुई 20,000 और सरप्लस आया, एसेट में देयरफॉर इंक्रीज आ गया 420। किस डेट? और इसी डेट पे कैरिंग अमाउंट एज इट इज 4 लाख है। अब साल गुजरेगा, डेप्रिसिएशन का भी डिसीजन होगा, रिवैल्यूएशन साल के शुरू में हुई है। तो ये जो वर्किंग इस वक्त आपके सामने, हमने कभी पहले ऐसे नहीं की। यहाँ क्यों हुई है ये मेरे पे छोड़ें, आप आगे चलें। आफ्टर रिवैल्यूएशन फिर अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होती है? फेयर वैल्यू इज डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। तो कैलकुलेटर पकड़ना जरा, 420 4,20,000 4,20,000 डिवाइडेड बाय 4, रिमेनिंग लाइफ काउंट कब हो जाती है? तो अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन हो गई 105, टैक्स में डेप्रिसिएशन सेम रही, वहां कोई रिवैल्यूएशन नहीं, कोई कुछ नहीं, डिवाइड बाय 5 एज इट इज चलता जाएगा। तो आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर फर्दर 1 ईयर एज ऑन 31 December 2019, फाइनल कैरिंग अमाउंट इज 315, टैक्स बेस इज डिफरेंस 15,000, टैक्सेबल डिडक्टेबल, हिम्मत हिम्मत हिम्मत, टैक्सेबल डिडक्टेबल, टैक्सेबल कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, 30% से रेट लगाया। आंसर बताएं, क्या कैलकुलेटर अलाउड है? सॉरी यार बताना भूल गया। व्हाट इज 4500? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी।
किस डेट पे? व्हाट इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी? उसे देख ही नहीं रहे आप, वो आपको नजर ही नहीं आ रहा, तो क्वेश्चन मार्क के उसको इग्नोर कर दो। वैसे भी हम ओपनिंग किसे कहेंगे? ये पिछले साल के एंड पे था। पिछले साल के एंड की डेट कौन सी है? 31 नंबर 18 पे डेफर्ड टैक्स कितना था? 0 क्यों था? डिफरेंस ही नहीं था। तो व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस? 19 का क्लोजिंग बैलेंस, 19 का ओपनिंग, तो व्हाट इज फॉर द ईयर? फिलहाल 45 नजर आ रहा है। आगे चलो, 31 नंबर 2020 पे आ रहा है। लेट्स नो रिवैल्यूएशन, तो क्या डेप्रिसिएशन सेम रहेगी? यार मीनिंग लाइफ नहीं गिनेंगे, रिवैल्यूएशन डेट पे गिन ली और आप उसी की बेस पे चलते जाएंगे। तो एक और साल पूरा कर लें 2020, कैरिंग ऑन टू 10, टैक्स बेस 1-1 लाख लेस होता जा रहा है। सही है सर? इनके साथ जरा लिख लें 4500 क्या है? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के क्लोजिंग 3000 बताएंगे। ये लायबिलिटी ही क्यों चल रही है? एक और साल पूरा करके एंड कर दें, बाइंड अप करवा दो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ठीक है? ये लिख लें कर लो। इग्नोरिंग दैट पॉइंट जो मैंने आपके सामने हाईलाइट किया है, कोई कंफ्यूजन सर? अब रजिस्टर कौन है सर? आपने इन रिस्पेक्टिव ईयर्स की मुझे करंट टैक्स की वर्किंग करवानी है। हमारे रिस्पेक्टिव ईयर्स बनेंगे इस डाटा से 18, 19, 20, 21, 22, 5 कॉलम बनाए। इस सारी बहस में सिर्फ एक नई चीज आनी है, और अगर आपने कंसंट्रेट ना किया तो वही चीज इधर उधर हो जानी है, उसका फायदा खत्म हो जाना। जिन ईयर्स का हमने डाटा देखा है, उन ईयर्स की आपने मुझे करंट टैक्स की तरह वर्किंग करवानी है। करंट टैक्स की वर्किंग का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? तो लेट्स अज्यूम प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। अब ये अज्यूम्ड डाटा में नहीं था, ये और तो सिर्फ कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस की बहस है। 5 लाख ईच। हर साल का लेट्स अज्यूम अकाउंटिंग प्रॉफिट इज 5 लाख रुपीस। ये करंट टैक्स की वर्किंग कर रहे हैं, कोई डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं? 18 देखें, व्हाट इज अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, टैक्स डेप्रिसिएशन, सीरियस लेना है बात को। करंट टैक्स की वर्किंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में होती है या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में? तो खुद आखिरी है, प्रॉफिट एंड लॉस में वर्किंग होती है। वर्किंग है
यहाँ से करंट टैक्स निकलेगा तो उसकी एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में जाएगी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में होती है किस जगह, सेल के नीचे, अदर इनकम के साथ। इस वर्किंग से सिर्फ करंट टैक्स निकलना, फिर उसकी एंट्री होनी है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के नीचे टैक्स, ऐड डेप्रिसिएशन, वहाँ करंट टैक्स की फिगर चाहिए सर हमें, अगर वर्किंग्स में सर 1 लाख ऐड हुआ, 1 लाख ही लेस हुआ। Why accounting and tax, accounting profit and taxable profit is same? ये कब डिफरेंट होता है जब ट्रीटमेंट्स डिफरेंट होते हैं। लाइफ सेम थी, डेप्रिसिएशन सेम थी, करंट टैक्स सपोज रेट इज 30%, जी व्हाट इज करंट टैक्स है। अब ये जो 150 है इसकी भी एंट्री करेंगे अब, करंट टैक्स डेबिट, करंट टैक्स पेबल क्रेडिट, फिर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फिर रिफ्लेक्ट होगा। डन है प्लीज। नहीं जरा फेवर करें, ये मैं आपके सामने टेबल करता हूँ, बाकी जरा डेप्रिसिएशन फुल ढूंढेंगे जरा। यस सर। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी करनी पड़ा तो इसमें से आप डेप्रिसिएशन लिख के करंट टैक्स की वर्किंग जरा फाइनल करेंगे। देखिए नेक्स्ट ईयर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 105 105 ये 4 दफा कांस्टेंट जाएगी, और 1 लाख 1 लाख 1 लाख टैक्स एप्रिसिएशन डिफरेंस आ गया। सर बैड नहीं, आज भी नहीं, बस करिए यार, दुनिया इतनी बदल गई, क्या हो गया। बैड हम आपस में पेपर के बाद डिस्कस कर लेंगे, एग्जामिनर को ऐसा नहीं पता चलेगा, हमारी आवाजें कराची तक नहीं पहुंच पाएंगी, हम जो मर्जी कोशिश करें, उसने हमारा नंबर ब्लॉक किया हो। लिख ले तेरी मेहरबानी। 105 105 1 लाख 505 505 रेट मल्टीप्लाई किया तो 151 ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने कर लिया, मतलब नोट कर लिया आपने। ये 151 500 कैसे आया, इससे रेट लगाया, कौन सा टैक्स आया, करंट टैक्स कैसे आता है, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स इकट्ठे हो गए यहाँ।
देन सर एक दफा दोबारा काइंडली ये वाली बात फाइनल कर लें कि ये टेम्पररी डिफरेंस है या परमानेंट डिफरेंस है। एक दफा दोबारा जरा सोच लें जिस हम बचपन में सोचते थे। 2018 तक तो इशू नहीं है, डिफरेंस आई नहीं है। 2018 के एंड पे मींस 2019 के स्टार्ट पे शायद रिवॉल्यूशन हुई है। उसके रिजल्ट में अगर हम 18 के एंड पे या 19 के स्टार्ट पे खड़े हैं तो फ्यूचर के अकाउंटिंग प्रॉफिट्स होंगे 20 लाख। ऐसे ही सोचते थे सर। और फ्यूचर के टैक्सेबल प्रॉफिट्स होंगे 20 लाख 20,000। कैलकुलेट कर 505 इंटू 4 या प्लस करना चाहते थे। What will be future accounting profit? 20 lakh based on this data. What will be future taxable profit? So taxable profit will be more by rupees. यही वही 20,000। कौन सा 20,000? जिससे हमारा सरप्लस से एसेट बढ़ गए। ऐसे ही हुआ। तो क्या टैक्सेबल प्रॉफिट ज्यादा होने से फ्यूचर का टैक्स ज्यादा हो जाएगा सर? ये भी देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। नीचे लास्ट फिगर्स देखें। अगर 5 लाख हर साल का प्रॉफिट है और 30% रेट है तो क्या टैक्स 1.5 लाख नहीं होना चाहिए? 5 लाख इंटू 30% लिखें। और यहाँ नजर कितना आ रहा है? कितना ज्यादा नजर आ रहा है हर साल? 1500 कितनी दफा ज्यादा नजर आ रहा है? कितना हो गया ये 6,000 कैसे हो गया? 20,000 का 30%। तो क्या 20,000 से टैक्सेबल प्रॉफिट ज्यादा हो जाएंगे? देयरफॉर 6,000 से टैक्स भी फ्यूचर में ज्यादा हो जाएगा। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है या एसेट है? 6,000 है या 20,000? 6,000 है या 20,000? एक काम और करें जरा, दोबारा ये वर्किंग सामने रखें जो स्टार्ट में की हमने, और इग्नोर हुआ इस वक्त वो जिसे मैंने हाईलाइट किया। यहाँ से जरा मुझे एक डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का लेजर बनवाया। ये लिख के करना है सर, मुझे बनवाए का मतलब मुझे बनवाया, आप पहले बनाएंगे तो मुझे बनवाए। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का लेजर कैसे बनाते थे? 18 brought down, carried down, brought down, 0, forget about 6,000, closing 4,500 asset liability, brought down, बैलेंस करते हैं साथ। carried down 3,000, brought down सही बैलेंस कीजिएगा प्लीज। ये रिवर्सल स्टार्ट हो जाएगी 2020 से। फर्स्ट ईयर कोई एक्सपेंस कोई लायबिलिटी नहीं है,
2019 में एंट्री हुई एक्सपेंस डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट, और अगले 3 सालों में एंट्री हो रही है लायबिलिटी डेबिट, एक्सपेंस क्रेडिट, लायबिलिटी रिवर्स हो रही है। आई होप आप थे उस जमाने में। ऑनलाइन स्टोर से करनी बताना अगर नोट हो गए। देन सर जब ये काम हो जाता था बना लिए, तो फिर हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एक्सट्रैक्ट्स बनाया करते थे। शुरू करा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एक्सट्रैक्ट्स इन सारे सालों के बनाया। कौन से रिस्पेक्टिव ईयर थे? 18, 19, 20, 2021। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, काउंटिंग प्रॉफिट या टैक्सेबल प्रॉफिट कितना? फाइव लाख ही है क्या यार? उसी के बेस पे करंट टैक्स की वर्किंग हुई है। अब आगे क्या आता है? टैक्स की हेडिंग में क्या आना? ढूंढने जरा फिगर्स इकट्ठी करना। करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स। जी ठीक है सर। करंट टैक्स ठीक है सर। डेफर्ड टैक्स लिखवाना जरा। नील नील, पहले साल नील। सही ईयर में सही लिखे। 19 में या 18 में 4500 एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, और 2020 से ऑनवर्ड्स क्लोजिंग आना फॉर द ईयर आना, एक्सपेंस क्रेडिट होके आ रहा है। सही लेजर देखें, पहले वहां से फिगर देखी, अब यहां से देख रहे हैं, पहले वहां से चेक किए, अब यहां से चेक हो रही है। सम ऑफ करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स करते हैं। टैक्स एक्सपेंस इकट्ठा करें 150, 146 या 150 नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेक्स्ट ईयर 150, 150, 150। टू 2019 में 150, 150, 156। ये देख ले प्लीज सेकंड, दोनों फिगर प्लस हो देंगे ना यार। और थर्ड ईयर एंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर में 20, 21, 22 में नेट ऑफ होके 150 बनता है।
क्या जो किया उसके मुताबिक सही नजर आ रहा है सर? जी इकट्ठे हो गए सर। अब इन एक्सट्रैक्ट्स को अपना पुराना नॉलेज जरा जहन में लाके जरा गौर से देखें। ठीक हो गया, बल्कि इसका नाम रखें लास्ट फिगर जो है। ये तो टैक्स एक्सपेंस है, इसका कोई नाम नहीं रखना। नाम अब किसका रखना है? लास्ट लाइन किसी रहेगी? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आ जाए वहां भी। ये जो ब्रैकेट में फिगर नहीं है सर, टैक्स इकट्ठा हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स किसे कहते हैं? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना 350, 344। एक और फिगर सामने आ रही है, जल्दी से लिखना देखते। पॉजिटिव नेगेटिव? प्रॉफिट लेस टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस टैक्स इक्वल आफ्टर टैक्स। जी सर, ये जो मेन चीज है सर वो सामने आने लगी, तो इकट्ठे हो रहे हैं। क्या रिवैल्यूएशन के रिजल्ट में अगर कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस से कम या ज्यादा हो जाए सरप्लस लॉस की वजह से, तो डिफरेंस टेम्पररी है या परमानेंट? अगर डिफरेंस टेम्पररी हो और परमानेंट ना हो, तो क्या फिर सम ऑफ करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स अगर इकट्ठा किया जाए, सम ऑफ करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स का सम किया जाए, तो क्या वो फिगर अकाउंटिंग प्रॉफिट से रेट मल्टीप्लाई कर रिकंसाइल नहीं हो रही? 5 लाख कैलकुलेटर पे लिखे। तो याद आ रही? क्या चीज याद आ रही? क्या चीज याद आ रही? रिकंसिलिएशन, reconcile. If accounting profit is multiplied by tax rate, then the figure should be equal to the sum of current tax and deferred tax. क्या इस रूल की कोई एक्सेप्शन भी है? अगर परमानेंट डिफरेंस हो या रेट चेंज हो, तो हमारे क्वेश्चन में परमानेंट डिफरेंस है या रेट चेंज है? ना परमानेंट डिफरेंस है ना रेट चेंज, ना परमानेंट डिफरेंस है ना रेट चेंज। तो क्या ये जो आपने वर्किंग की है फर्स्ट ईयर अप्लाई हो गई है? फर्स्ट ईयर रूल अप्लाई हो गया है सर? थर्ड ईयर हो गया सर? फोर्थ ईयर भी हो गया सर? फिफ्थ ईयर भी हो गया सर? किस साल नहीं हो सका? क्या जिस साल रिवैल्यूएशन के रिजल्ट में सरप्लस आया है उस साल ये रूल अप्लाई नहीं हो सका? क्योंकि बस रिवैल्यूएशन परमानेंट डिफरेंस है, रूल अप्लाई नहीं हो सका। है वो टेम्परेरी डिफरेंस, लेकिन रूल अप्लाई नहीं हो सका। तो किस साल में सिर्फ इशू है? ये साल रिवैल्यूएशन। तो पहले तो ये काइंडली जरा यहां तक बल्कि एक लाइन लिखना जरा। द रूल ऑफ tax expense is not has not been applied, has not been, the rule of tax expense has not been fulfilled लिख लेते हैं, समझ जाएंगे इससे। in 2019, 1819, the year in which the year in which machinery was developed. The rule of tax expense has not been fulfilled से समझ आ रहा है सर? has not been applied नहीं हो सका, complied सही है सर, complied वर्ड होना चाहिए।
द रूल है ऑफ टैक्स एक्सपेंस हैज नॉट बीन कंप्लाइड इन, नहीं कंप्लाई हो सका। अब आप 1 मिनट का भी कंसंट्रेशन लैप्स इस वक्त अफोर्ड नहीं प्लीज कर सकते। एनी कंफ्यूजन इन माय वर्ड्स? मैं जो कहना चाहता हूँ अंग्रेजी छोड़ें, तो मैं कहना चाहता हूँ वो समझ आ गई? बताएं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये भी क्लियर है कि रिवैल्यूएशन टेम्परेरी डिफरेंस है, वो हमने चेक कर लिया, तो कोई परमानेंट डिफरेंस है नहीं, रूल अप्लाई नहीं हो रहा। आखिर हुआ क्या है? अब आप इस तरह करें जरा, रिवैल्यूएशन सरप्लस की एंट्री दोबारा बनेगा, ऐसे डेबिट सरप्लस क्रेडिट। अब ये सरप्लस ढूंढना जरा, सरप्लस कहाँ होता है? हाँ जी, अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम में भी और इक्विटी में भी। तो आइए पहले यहाँ तक रुकते जरा, रिवैल्यूएशन सरप्लस को जरा सही कॉन्टेक्स्ट में ढूंढ लें कि वो होता कहाँ कहाँ। तो अब ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, ये अगर नोट करनी हो तो एंड में कीजिएगा, इस वक्त इसको नोट करने की कोई साइंस नहीं है। देखिए सर जी, जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसके लिए कभी कभी लफ्ज क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम। तो अब ये कुछ पुरानी बातें एक दफा दोबारा आपके सामने आएंगी, कुछ बातें हुई नहीं है, लेकिन जरा सही कॉन्टेक्स्ट में आज फाइनल करनी है। स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम एक वर्ड है। फॉर द ईयर स्टेटमेंट होती है, सबको पता? स्टार्ट कहाँ से होती है? आगे है सर, सेल से होते होते पहुंच जाए आगे तक, कॉस्ट ऑफ सेल चला, कॉस्ट ऑफ सेल के बाद ग्रॉस प्रॉफिट के बाद अदर इनकम के बाद एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस के बाद फाइनेंशियल चार्जेस के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद टैक्स के बाद। एक मिनट ठीक है सर। यहाँ पे ये जो हम एरिया बनाते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो नॉर्मली जब हम यहाँ से यहाँ तक एरिया बनाते हैं तो हम इस एरिया के लिए लिख लेते होते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस जो है सेल से स्टार्ट होकर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक जाती है, ठीक है। लेकिन अगर कोई रिवैल्यूएशन हुई हो तो देन एक फिर और वर्ड यूज होता है, अदर इनकम नहीं, अदर कंप्रीहेंसिव। अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में जब आप बचपन में थे FA1 में, तो उस वक्त तो सिर्फ एक रिवैल्यूएशन थी, और आज भी सिर्फ रिवैल्यूएशन की बात ही आएगी। लेकिन कुछ अर्से बाद एक और चीज भी आपके सिलेबस में अब है जो अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में आनी है। ये अदर इनकम नहीं है। अदर इनकम की 2-3 एग्जांपल्स, तो वो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ऐड हो गई है, वो बात खत्म हो गई। जिस चीज की बात हो रही है अदर कंप्रीहेंसिव इनकम, उसकी मैं सिर्फ एक प्रेजेंटेशन के एंगल से बात जरा समझ नहीं आती। इसमें कि रिवैल्यूएशन सरप्लस आया अकॉर्डिंग टू एग्जांपल 20,000 या 6,000, 20,000। असल में सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट ये है कि रियलाइज्ड गेन्स शेयर होल्डर्स को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, और अगर कोई अनरियलाइज्ड गेन है, वर्ड है जिनमें ये गेन हो गया या एक्सपेक्टेड है, तो अनरियलाइज्ड गेन्स प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के एंड में अलग प्रेजेंट किया। रियलाइज्ड कहां तक खत्म हो गया, और अगर कोई अनरियलाइज्ड गेन है तो उसकी प्रेजेंटेशन के एंगल से ये बात है, कोई एंट्री नहीं बदलनी, कुछ नहीं बदलना। एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट है, सिर्फ प्रेजेंटेशन में सरप्लस ने जिस साल सरप्लस आया है अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में ऐड हो जाना है। लेकिन मेरी बात पूरी होगी, मीन्स से यहां तक चले, मैं जो बात की जो फाइनल करना। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम के असल में 2 हिस्से हैं। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा सेल से लेकर जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक है उसका नाम क्या है?
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, और जो उसके नीचे है वो स्टेटमेंट ऑफ अदर कम्प्रीहेंसिव, स्टेटमेंट ऑफ अदर कम्प्रीहेंसिव। तो स्टेटमेंट ऑफ comprehensive income has two parts. Number one, statement of profit loss and statement of other comprehensive. Then suppose फर्ज करें ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया 5 लाख, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कर इसको नहीं, मैं उससे रिलेट नहीं कर रहा, मैं जैसे एक फिगर लिख रहा हूँ वो बाद में रिलेट करना, 20,000 भी बल्कि मैं बदल देता हूँ। सपोज ये सरप्लस 50,000, मतलब ये जितना भी आया, मतलब उससे लिंक की इस वक्त जरूरत नहीं है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, रिवैल्यूएशन सरप्लस अगर इस साल आया है तो वो आ गया, देन इसका एक टोटल होगा 1050. द नेम ऑफ दिस टोटल विल बी टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। लेकिन बात थोड़ी सी और आगे बढ़ा है, जब स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कंप्लीट हो जाएगी तो जरा काइंडली स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटीज में लाए। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में कितने कॉलम होते हैं? कंसोलिडेशन नहीं हो रही इस टाइम। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, हमारा जरा इस वक्त कंसर्न है रिटेन्ड अर्निंग्स और रिवैल्यूएशन सरप्लस। तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इस वक्त बात हो रही है, कोई सीआरई नहीं, कोई कंसोलिडेटेड रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं, रिटेन्ड अर्निंग्स एंड सरप्लस। अभी इसका जरा लिंक देखो जरा, अगर हमने ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की हेडिंग में रिवैल्यूएशन सरप्लस लिख भी लिया है तो यकीनन ब्रॉड डाउन्स वगैरह होंगे, डिविडेंड होंगे, वो सारी बहस छोड़ो। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से आप टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम उठाएंगे, बताएं कितनी उठाएंगे, जरा फिगर ढूंढेंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम उठाएं जरा, है कितना कितना नजर आ रहा है? 1050,000 नजर आ रहा है। लेकिन इसको बेटा कहीं इकट्ठा नहीं लिखना है, सब कुछ वैसी है जैसे होना। इसके अंदर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? क्या रिटेन्ड अर्निंग्स के कॉलम में 1 मिलियन ही आ रहा है? क्या सरप्लस ने अपने कॉलम में ही जाना है? और टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 1050,000. इट मींस अगर आप चेंजेस इन इक्विटी देखें तो शायद वही पुरानी बात है, सिर्फ नई या कह लें जो लिंक बात कर रहा हूं मैं पीछे से, वो ये है कि सरप्लस ने स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आफ्टर टैक्स प्रॉफिट के बाद अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के नाम से प्रेजेंट होना। रिवैल्यूएशन सरप्लस की एंट्री दोबारा बोला, ये इक्विटी का पार्ट है, मिश्रा कहते हो तभी सरप्लस इक्विटी का पार्ट है, ऐसे ही है सर। लेकिन क्या कभी कभी रिवैल्यूएशन लॉस आ सकता है और सरप्लस पड़ा हो सकता है, तो तब एंट्री क्या होती है? तभी सरप्लस डेबिट होगा। तो सरप्लस अगर डेबिट होगा तो सरप्लस कम होगा, तो सरप्लस अगर क्रेडिट या डेबिट हो रहा है रिवैल्यूएशन के एंट्रीज की वजह से, तो वो अमाउंट अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में उस साल प्रेजेंट होगी। सरप्लस क्रेडिट है तो पॉजिटिव फिगर होगी, और अगर डेबिट है तो नेगेटिव फिगर होगी। लेकिन सरप्लस डेबिट कब हो सकता है? एक सरप्लस ट्रांसफर भी है, सरप्लस ट्रांसफर की यहाँ कोई स्टोरी नहीं है। सरप्लस ट्रांसफर हमेशा आपको कैसे नजर आता है? एंट्री बैलेंस के तरफ। रिवैल्यूएशन सरप्लस अगर ट्रांसफर हो रहा तो उसकी एंट्री क्या होती है? सरप्लस डेबिट। उसका स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से कोई ताल्लुक नहीं, वो चेंजेस इन इक्विटी में है और बस। रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट या डेबिट अगर रिवैल्यूएशन के इफेक्ट की वजह से है तो वो आपको अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में सिर्फ उस साल नजर आना है जिस साल सरप्लस में इंक्रीज या डिक्रीज रिस्पेक्टिवली। इंक्रीज है तो पॉजिटिव फिगर क्यों नजर आएगी? क्रेडिट है प्रॉफिट में ऐड हो जाएगी, और अगर डेबिट फिगर है लॉस की वजह से तो फिर वो नेगेटिव फिगर हो जाएगी। तो ये मैं जितना कुछ बोल रहा हूँ ये सब कुछ आपको लिखा मिलेगा, उसकी आपने टेंशन नहीं करनी। तो मैंने आपके सामने क्या बात की है कि रिवैल्यूएशन सरप्लस अगर आएगा
तो वो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में प्रेजेंट होता है। आप इस तरह करें जहां पर आप लिख रहे हैं इस वक्त, उसके नीचे आपको तकरीबन आधा सफा तो मिनिमम चाहिए जरा, तो ये जरा बना लें क्योंकि ये मैंने अगले टॉपिक्स में बाद में आपको दिखानी है चीज। मेरी किसी बात में यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो वो हम एड्रेस कर लेते हैं फिलहाल। किसी ने कुछ और तरीके से सुन लिया हो, पढ़ा हो। नहीं है तो है, लेकिन मुझे जरा भूल गया। नहीं, जरा याद दहानी हो जाए इससे पहले कि हम कोई नई बात करें। नहीं, इसके अलावा तो कोई इशू नहीं कि F1 में था। स्पीड अप वाला सर। जी सर। उधर सरप्लस के कॉलम में लेस होगा ना, तो यहाँ से होता जाएगा, तो डेफिनेटली वो प्रॉफिट लॉस हो जाएगा, उसका काम ही कोई नहीं। अगर लॉस पहली दफा आया है तो कहाँ जाएगा, तो उसका इक्विटी से ताल्लुक ही नहीं है और अदर कंप्रिहेंसिव इनकम से भी नहीं है। यहाँ सिर्फ क्या आना है, सरप्लस क्रेडिट या डेबिट अगर हो रहा है, ये समझ आ रहा है कि सरप्लस डेबिट या क्रेडिट हो रहा है बिकॉज ऑफ रिवैल्यूएशन, तो उसका इफेक्ट अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में आना है। तो सरप्लस डेबिट कब हो सकता है, सरप्लस पड़ा और लॉस आ जाए, तो सरप्लस डेबिट हो जाता है। जी जी सिर्फ फॉर द ईयर, बाकी अगर ट्रांसफर हुआ तो उधर नजर आएगा। अगर फॉर एग्जांपल अगले साल रिवैल्यूएशन नहीं हुई, यहाँ कुछ नजर नहीं आएगा, तो उस जिस साल नहीं, अब 50 तो ये तो फॉर द ईयर स्टेट, सर ये स्टेटमेंट फॉर द ईयर है ना, चेंजेस इन इक्विटी में क्लोजिंग बन जाएगा ना ये 50,000, फिर वो ब्रॉड डाउन बन जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर है, तो इसमें फॉर द ईयर का जो सरप्लस या लॉस अगर है तो नजर आएगा, बाकी क्यूमुलेटेड इफेक्ट्स कहाँ नजर आएंगे, चेंजेस इन इक्विटी में क्लोजिंग ब्रॉड डाउन बनेगा। तो प्लीज कोई कंफ्यूज नहीं करें, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, बस जो नजर आ गया आपको यही है।
जो ऑनलाइन स्टूडेंट से करने का लिखिए तो बताइए। रिटेन्ड अर्निंग से कॉलम में कौन सा प्रॉफिट जाता है? और रिवैल्यूएशन सरप्लस अगर क्रेडिट है तो सरप्लस के कॉलम में पॉजिटिव फिगर है, और अगर रिवैल्यूएशन लॉस होगा और सरप्लस एडजस्ट हुआ तो नेगेटिव फिगर आ जाएगी। अगर लॉस आया है और सरप्लस पड़ा ही नहीं है, उसका इक्विटी से ताल्लुक नहीं है, और देयरफॉर अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम से भी कोई ताल्लुक नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस मींस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से पहले है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या बना जी स्टोरी की वजह से? वापस आए, हम क्या बहस कर रहे थे? हमारा एक रिकंसाइल का ये नोट हो गया प्लीज? यस सर। इशू क्या बना हुआ हमारा? जिस साल में सरप्लस आया है उस साल में हमारा टैक्स एक्सपेंस मैच नहीं हो रहा, रिकंसाइल नहीं हो रहा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सभी ये है कि सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आया। प्रॉफिट एंड लॉस में सरप्लस आने की बजाय अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम में चला गया। अगर सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस में आया करता अकॉर्डिंग टू IAS 16 तो फिर ये कोई इशू नहीं है। कंसंट्रेट कीजिएगा जरा, हमारे पास टाइम है जितनी मैंने बात करनी। According to IAS 16, this revaluation surplus is not part of profit and loss; it is part of other comprehensive income. और इसी वजह से मसला वो मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल बात समझाने के लिए आपको ये कहना चाहता हूँ कि फर्ज करें IAS 16 में ये लिखा होता कि रिवैल्यूएशन सरप्लस भी अगर आए तो वो अदर इनकम में जाता है। फॉर एग्जांपल जाता कहाँ है? अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम में। लेट्स अज्यूम फॉर अ सेक ऑफ डिस्कशन कि अगर IAS 16 में ये लिखा होता कि रिवैल्यूएशन सरप्लस इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और सपोज प्रॉफिट एंड लॉस में अदर इनकम में आता है, तो देन फिर कोई ये मसला नहीं आना था। ये बात अब जो मैंने आपके सामने उठाई है, इसको प्रूव करने के लिए जरा मुझे टाइम चाहिए। तो ये इंशाल्लाह मैं कल दोबारा यहीं से स्टार्ट करूंगा। आप लोगों ने प्लीज IAS 12 को जरा कुछ दिन आप सीरियस लेना। बाकी IFRS 8 आई होप कि कोई इतना इशू नहीं है। यह है तो उसके 2 सवाल मैंने दिए। तो किसी ने अगर फॉर एग्जांपल IAS 12 के क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए जो मैंने किए थे, तो आज जरूर टाइम दे दें। कंसोलिडेशन को जरा होल्ड ऑन कर लें 2-3 दिन जरा। IAS 12 में जरा वापस जाए, जरा ये वाली बात खत्म करके फिर दोबारा IAS 12 में जाए, कंसोलिडेशन में जाएंगे। तो टाइम वेस्ट ना करें, ये दिन इंपॉर्टेंट है। शायद इतनी भी मसरूफियत नहीं है, तो पुरानी चीजें जरा सही रिफ्रेश कर लें। अल्लाह हाफिज।